रात का अंधेरा उत्तर प्रदेश के इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक भारी चादर की तरह बिछा हुआ था। पुरानी पैसेंजर ट्रेन की सीटी की तेज आवाज ने इस खामोशी को चीर दिया और प्लेटफॉर्म पर कुछ हलचल पैदा कर दी। निशा ने अपनी पुरानी सूती शॉल को अपने कंधों पर और कस लिया। वह एक साधारण और पुरानी सलवार कमीज पहने हुए थी, जिसके रंग समय के साथ फीके पड़ चुके थे। उसके चेहरे पर यात्रा की थकान और एक गहरी सोच के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह भारतीय वायुसेना की एक होनहार और बहादुर कैप्टन थी, लेकिन इस समय, इस धुंधले और उदास स्टेशन पर, वह सिर्फ एक आम लड़की लग रही थी, जो महीनों बाद अपने बूढ़े पिता से मिलने उनके पास अपने घर लौट रही थी। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कच्ची सड़कों और धूल भरी हवा ने उसका स्वागत किया। यह वही पुराना कस्बा था जहां उसने अपना बचपन बिताया था, लेकिन आज इसकी हवाओं में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती पीली रोशनी में गली के कुत्ते सो रहे थे और चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। निशा ने अपने पुराने चमड़े के बैग को मजबूती से पकड़ा और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में अपने पिता रमाकांत शर्मा से मिलने की गहरी तड़प थी। बचपन से ही उन्होंने उसे आसमान छूने का सपना दिखाया था। आज वह एक सफल इंसान बन चुकी थी, फिर भी इस मिट्टी की खुशबू उसे हमेशा जमीन से जोड़े रखती थी। बचपन से ही उसके पिता ने उसे आसमान छूने का एक ही सपना दिखाया था और उसकी हर उड़ान के पीछे उनका ही संघर्ष छिपा था। आज वह एक सफल अधिकारी बन चुकी थी, फिर भी इस मिट्टी की सोंधी खुशबू उसे हमेशा जमीन से मजबूती से जोड़े रखती थी। लगभग 20 मिनट तक पैदल चलने के बाद वह अपने घर के पुराने लोहे के गेट के सामने खड़ी थी। घर के अंदर से एक हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी, जो इस बात का इशारा थी कि उसके पिता अभी तक सोए नहीं थे। निशा के दिल की धड़कनें अचानक तेज होने लगीं, क्योंकि आमतौर पर इस समय तक पूरा घर गहरी नींद में डूब चुका होता था। उसने धीरे से लोहे के गेट को धक्का दिया, जिससे एक भारी चरमराती हुई आवाज पैदा हुई। आंगन पार करके जब वह कमरे के दरवाजे तक पहुंची, तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक पुरानी चारपाई पर उसके बूढ़े पिता रमाकांत शर्मा लेटे हुए थे और उनके माथे पर एक खून से सनी सफेद पट्टी बंधी हुई थी। उनके कपड़े मिट्टी और सूखे हुए खून के दागों से पूरी तरह भरे हुए थे। कमरे में दवाइयों और दर्द की एक अजीब सी महक फैली हुई थी, जिसने निशा की सांसों को कुछ पल के लिए पूरी तरह से रोक दिया था। वह अपना बैग वहीं जमीन पर गिराकर दौड़ती हुई उनकी चारपाई के पास पहुंच गई। निशा के कांपते हुए हाथों ने अपने पिता के कमजोर हाथों को कसकर थाम लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की एक भारी धार बहने लगी। उसके मुंह से केवल पिताजी शब्द ही निकल पाया, जो एक गहरी रुलाई में डूब गया था। रमाकांत ने दर्द से कराहते हुए अपनी थकी हुई आंखें खोलीं और अपनी इकलौती बेटी को सामने देखकर उनके सूखे हुए होठों पर एक बहुत ही कमजोर सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने कांपते हुए खुरदुरे हाथ को उठाया और निशा के आंसुओं से भीगे गालों को बहुत ही प्यार से सहलाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर का एक एक जोड़ दर्द की भयंकर आग में बुरी तरह से जल रहा हो। पिता की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर निशा के अंदर एक बेटी की ममता और एक सैनिक का गुस्सा दोनों एक साथ उबलने लगे। उसने अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखों को साफ किया और रुंधे हुए भारी गले से पूछा कि आखिर यह सब कैसे हुआ और उन्हें इस हालत में किसने पहुंचाया है। रमाकांत की आंखों में अचानक एक गहरा डर और लाचारी का भाव तैर गया। उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुका लीं, जैसे वह अपनी उस शर्मिंदगी को अपनी बेटी से छिपाना चाहते हों, जिसे उन्होंने आज पूरे दिन समाज की उन जालिम सड़कों पर बर्दाश्त किया था। कमरे में छाई वह खामोशी अब बहुत ज्यादा दमघुंटू और भयानक लगने लगी थी। कुछ देर की घुटन भरी शांति के बाद रमाकांत ने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली और धीमी आवाज में अपनी आपबीती सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुबह
वह बाजार से घर का कुछ जरूरी सामान लेकर अपनी पुरानी साइकिल से लौट रहे थे। तभी पीछे से एक बहुत ही तेज रफ्तार महंगी कार आई और उसने उनकी साइकिल को बहुत जोर से टक्कर मार दी। वह झटके से हवा में उछलकर सड़क के किनारे पड़े पत्थरों पर बहुत बुरी तरह से गिरे। उस कार को इलाके के सबसे बड़े और ताकतवर नेता का बिगड़ा हुआ बेटा चला रहा था, जो हमेशा शराब के नशे में धुत होकर ऐसे ही सड़कों पर अपनी मनमानी करता रहता है। रमाकांत ने अपनी दर्द से भरी आंखों से देखा कि कार कुछ पल के लिए वहां रुकी थी। उस नेता का बेटा अपनी सीट से नीचे उतरा। उसने सड़क पर तड़पते हुए उस बूढ़े इंसान को देखा और फिर बड़ी ही बेशर्मी से हंसते हुए वहां से अपनी कार भगा ले गया। किसी भी राहगीर ने उस ताकतवर नेता के खौफ की वजह से उनकी मदद करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखाई। काफी देर तक वह उस चिलचिलाती धूप में अपने बहते हुए खून के साथ सड़क पर तड़पते रहे। बाद में मोहल्ले के एक गरीब सब्जी वाले ने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें वहां से उठाया और पास के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। अस्पताल में प्राथमिक इलाज मिलने के बाद रमाकांत के मन में न्याय पाने की एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। उन्हें लगा कि कानून की देवी अभी भी अंधेर नगरी में रोशनी का काम करेगी। अपने दर्द से टूटते हुए शरीर के बावजूद उन्होंने एक ऑटो लिया और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधे शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनका मानना था कि एक आम नागरिक होने के नाते उनकी बात वहां जरूर सुनी जाएगी और उस अपराधी को उसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह पुलिस स्टेशन न्याय का मंदिर नहीं, बल्कि उन भ्रष्ट लोगों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना और भ्रष्टाचार की बदबू से भरा हुआ था। वहां मौजूद हर एक पुलिस वाला आम जनता को बहुत ही हिकारत की नजर से देख रहा था। रमाकांत जब अपनी शिकायत लेकर ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंचे तो उसने उनकी फटे पुराने खून से स्नेह कपड़ों को देखकर उन्हें एक भिखारी समझ लिया। जब उन्होंने उस नेता के बेटे का नाम लिया तो पूरे थाने में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। किसी भी सिपाही की यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस बाहुबली के खिलाफ एक भी शब्द अपने रजिस्टर में लिख सके। वे सभी उस गरीब बूढ़े की मजबूरी का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाने लगे थे। उनमें से एक सिपाही ने रमाकांत को धक्का देते हुए कहा कि वह अपनी औकात में रहे और इस मामले को यहीं भूल जाए। जब उन्होंने इंसाफ के लिए थोड़ी और जिद की तो थाने के इंस्पेक्टर ने बाहर आकर उन्हें बहुत ही भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। उस इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर वह अपनी जान सलामत चाहते हैं तो तुरंत उस थाने से बाहर निकल जाएं, वरना उन्हें किसी झूठे केस में फंसाकर पूरी जिंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दिया जाएगा। वह अपमान उनके शरीर के घावों से भी कई गुना ज्यादा गहरा और दर्दनाक था, जिसने उनके स्वाभिमान को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। अपने पिता की जुबानी यह पूरी दर्दनाक कहानी सुनकर निशा का खून बुरी तरह से खौलने लगा था। उसके चेहरे की नसें तन गई थीं और उसकी दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गई थीं कि उसके नाखूनों के निशान उसकी हथेलियों पर छप गए थे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली वह बहादुर बेटी आज अपने ही घर के अंदर सिस्टम की इस सड़ांध को देखकर बहुत ज्यादा आहत थी। वह उन पुलिस वालों की इस नीच मानसिकता और उस सत्ता के अहंकार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसने उसके मासूम पिता का इस तरह से घोर अपमान किया था। उसके अंदर का सैनिक अब पूरी तरह से झांक चुका था। उसने अपने पिता के माथे को बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ चूमा और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि अब उन्हें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बहुत ही शांत लेकिन एक बेहद ही दृढ़ आवाज में कसम खाई कि वह इस अन्याय को ऐसे ही खाली नहीं जाने देगी और उन सभी दोषियों को उनके किए की बहुत ही कड़ी सजा दिलवाएगी। रमाकांत अपनी बेटी की आंखों में धधकती हुई उस भयानक आग को देखकर थोड़े हैरान थे।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह सीधी सादी सी दिखने वाली बेटी असल में भारतीय वायुसेना की कितनी बड़ी और ताकतवर अधिकारी बन चुकी है। उस रात निशा अपने पिता के सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल करती रही और उसकी आंखों में नींद का एक भी कतरा नहीं था। वह बार बार उस काले और अंधेरे भविष्य के बारे में सोच रही थी जो इस देश के उन लाखों करोड़ों गरीब और बेबस लोगों का है, जिनकी कोई भी आवाज इस बहरे सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती है। उसके मन में कई तरह के तूफानी विचार उठ रहे थे और वह अगले दिन के लिए एक बहुत ही सटीक और मजबूत रणनीति तैयार कर रही थी। उसने ठान लिया था कि कल सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने पिता को लेकर उसी पुलिस स्टेशन में वापस जाएगी और न्याय की एक नई जंग लड़ेगी। सुबह का सूरज कस्बे की छतों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, लेकिन निशा के मन का अंधेरा अभी भी पूरी तरह से छंटा नहीं था। उसने अपने पिता के घावों पर नई दवा लगाई और उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए। उसने खुद भी वही पुरानी और साधारण सी दिखने वाली सलवार कमीज पहन ली, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि यह बिकाऊ सिस्टम एक आम आदमी के साथ आखिर किस हद तक गिरकर बुरा बर्ताव कर सकता है। वह बिना अपनी असली पहचान बताए उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर का असली और खौफनाक चेहरा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत तोरर ही शांत और गंभीर भाव ओढ़ लिया था। रमाकांत बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वह दोबारा उस नर्क जैसे पुलिस स्टेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने निशा का हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि वे लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं। वे हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। लेकिन निशा ने अपने पिता के उस कांपते हुए हाथ को अपने हाथों में लेकर उन्हें बहुत ही गहरा विश्वास दिलाया। उसने कहा कि जब तक हम इन जालिमों के सामने ऐसे ही अपना सिर झुकाते रहेंगे, तब तक ये लोग हमें ऐसे ही अपने पैरों तले कुचलते रहेंगे। आज हमें हर हाल में अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। अपनी बेटी की उन मजबूत बातों और उसकी आंखों में चमकते हुए उस गजब के आत्मविश्वास को देखकर रमाकांत के अंदर भी एक नई हिम्मत का संचार हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे खड़े हो गए। निशा ने बहुत ही सावधानी से अपने बेरगार गाना बांध करके पिता को सहारा दिया और वे दोनों उस टूटे हुए घर की दहलीज पार करके बाहर सड़क पर आ गए। बाजार की वो तंग और भीड़भाड़ वाली गलियां आज उन्हें कुछ ज्यादा ही लंबी और मुश्किल लगने लगी थीं। हर कदम के साथ रमाकांत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन निशा का चेहरा एक पत्थर की तरह बिल्कुल ही सख्त और भावहीन बना हुआ था। रास्ते में मिलने वाले आस पड़ोस के लोग उन्हें बहुत ही अजीब और डरी हुई नजरों से देख रहे थे। पूरे मोहल्ले में यह खबर बहुत ही तेजी से आग की तरह फैल चुकी थी कि मास्टर जी को नेताजी के बेटे ने बहुत बुरी तरह से कुचल दिया है। कुछ लोगों ने दबी हुई आवाज में उन्हें यह सलाह भी दी कि वे पुलिस के पास जाने कि वह बेवकूफी दोबारा न करें, क्योंकि वहां से उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही मिलेगी। लेकिन निशा ने किसी की भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपनी एक तय मंजिल की तरफ बहुत ही मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती ही चली गई। आखिरकार 1 घंटे की उस थका देने वाली पैदल यात्रा के बाद वे दोनों उस पुलिस स्टेशन की पुरानी और पीली रंग की बिल्डिंग के ठीक सामने खड़े थे। थाने के बाहर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर न्याय और सुरक्षा के कई बड़े बड़े और झूठे वादे लिखे हुए थे। बाहर खड़े संतरी ने उन दोनों की साधारण और गरीब शक्ल सूरत को देखकर अपने मुंह से एक बहुत ही गंदी सी गाली बुदबुदाई। निशा ने उस संतरी की तरफ एक बहुत ही तीखी और ठंडी नजर डाली, जिससे वह सिपाही एक पल के लिए थोड़ा सा घबरा गया। उसने बिना कुछ और बोले ही उन दोनों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया। पुलिस स्टेशन के अंदर का वह भारी और उमस भरा माहौल आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि रमाकांत ने अपनी कल की कहानी में बताया था। चारों तरफ फाइलों के बहुत ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे और कुछ सिपाही अपनी कुर्सियों पर बैठकर
जोर जोर से हंसते हुए चाय पी रहे थे। कोने में बने हुए एक बड़े से कमरे के अंदर से किसी के बहुत जोर जोर से चिल्लाने और गालियां देने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। निशा ने अपने पिता का हाथ और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और वे दोनों सीधे उस ड्यूटी ऑफिसर की टेबल की तरफ बढ़ने लगे। अब उस असली और भयंकर तूफान की शुरुआत बस होने ही वाली थी। ड्यूटी ऑफिसर एक बहुत ही मोटा और भद्दे से चेहरे वाला आदमी था, जो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुककर अपने मोबाइल फोन में कोई सस्ता सा वीडियो देख रहा था। उसने इन दोनों के वहां पहुंचने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और लगातार अपनी स्क्रीन पर ही घूरता रहा। निशा ने बहुत ही शांत लहजे में उससे कहा कि वह अपने पिता के साथ हुई उस भयानक दुर्घटना की एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराना चाहती है। उस सिपाही ने अपनी लाल और थकी हुई आंखों से उन्हें ऊपर से नीचे तक बहुत ही घिनौने तरीके से देखा। उसने अपना फोन मेज पर पटका और बहुत ही चिढ़ते हुए पूछा कि क्या उन्हें कल की बात समझ नहीं आई थी। सिपाही की उस बदतमीजी भरी बात को सुनकर रमाकांत का पूरा शरीर एक बार फिर से डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा था। लेकिन निशा अपनी जगह पर एक मजबूत पहाड़ की तरह बिल्कुल अटल और शांत खड़ी रही। उसने अपनी आंखों को सीधा उस सिपाही की आंखों में गाड़ दिया और एक बहुत ही कड़क और आधिकारिक आवाज में कहा कि वह अपना काम करे और बिना कोई फालतू सवाल किए उस शिकायत को तुरंत अपने रजिस्टर में लिखे। उस लड़की की आंखों में एक ऐसी अजीब सी और डरावनी चमक थी जिसने उस सिपाही के अंदर एक पल के लिए खौफ पैदा कर दिया था। उसने तुरंत अंदर बैठे अपने इंस्पेक्टर को जोर से आवाज लगाई। ड्यूटी ऑफिसर की तेज आवाज सुनकर थाने के अंदर के कमरे का दरवाजा बहुत ही जोर से खुला। वहां से एक लंबा चौड़ा और भारी शरीर वाला आदमी बाहर निकला, जिसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड और क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। वह इलाके का सबसे कुख्यात और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह था। उसकी खाकी वर्दी जरूरत से ज्यादा कसी हुई थी और उसके जूतों की भारी आवाज पूरे थाने में गूंज रही थी। उसके बाहर आते ही वहां मौजूद सारे पुलिसकर्मी अचानक से एकदम सीधे खड़े हो गए और वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। राजवीर सिंह ने अपनी लाल आंखों से कमरे का जायजा लिया और फिर उसकी नजर रमाकांत और निशा पर जाकर टिक गई। उसके चेहरे पर तुरंत एक बहुत ही घिनौनी और अपमानजनक मुस्कान उभर आई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को अपनी जांघ पर जोर से मारा और बहुत ही भारी आवाज में ड्यूटी ऑफिसर से पूछा कि यह भिखारी बुढ़ा अपनी गंवार लड़की के साथ यहां दोबारा क्यों आ गया है। उसकी इस घटिया बात पर वहां मौजूद सभी सिपाही बहुत ही बेशर्मी के साथ ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे, जिससे रमाकांत और ज्यादा डर गए। अपने पिता का इस तरह से खुलेआम मजाक उड़ते देखकर निशा की रगों में दौड़ता हुआ खून एक बार फिर से बहुत तेजी से खौलने लगा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह के गुस्से का कोई भाव नहीं आने दिया। वह जानती थी कि यह समय भावनाओं में बहने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस पूरे सड़े हुए सिस्टम की असलियत को अपनी आंखों से देखने का है। उसने अपने कांपते हुए पिता का हाथ बहुत ही नरमी से सहलाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वह उनके साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपने भारी जूतों की डरावनी आवाज करता हुआ धीरे धीरे चलते हुए निशा और रमाकांत के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही घमंड के साथ अपनी कॉलर को ठीक किया और रमाकांत की तरफ एक बेहद ही जहरीली नजर से घूरते हुए देखा। उसने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा कि क्या कल उसकी दी हुई चेतावनी का कोई भी असर इस बूढ़े के दिमाग पर नहीं हुआ था। राजवीर ने उन्हें डराते हुए कहा कि अगर वे लोग अपनी सलामती चाहते हैं तो बिना कोई तमाशा किए चुपचाप यहां से दफा हो जाएं। रमाकांत की जुबान डर के मारे पूरी तरह से तालू से चिपक गई थी और उनके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। उनके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक कर उनके खून से सने हुए पुराने कुर्ते पर गिर रही थीं। यह देखकर निशा ने एक बहुत अभी निसारगी
ही गहरी सांस ली और सीधे उस खूंखार इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए अपनी बात शुरू की। उसने बहुत ही सधे हुए और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह भारत की एक आम नागरिक है और उसे यहां अपनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा कानूनी अधिकार है। एक मामूली सी दिखने वाली लड़की के मुंह से कानून और अधिकारों की बात सुनकर राजवीर सिंह एक पल के लिए थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदा और जहरीला सा मजाक तैर गया। उसने निशा के पुराने और साधारण कपड़ों की तरफ बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखा और जोर से ठहाका लगाते हुए कहा कि ये दो कौड़ी के गरीब लोग अब पुलिस को उनके काम और कानून का मतलब सिखाएंगे। उसकी इस बात पर थाने का पूरा स्टाफ फिर से बहुत ही भद्दे तरीके से हंसने लगा। निशा ने उनकी उस घटिया हंसी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी बात पर बिल्कुल मजबूती से अड्डी रही। उसने राजवीर से कहा कि उसके पिता को एक बहुत ही रसूखदार नेता के बेटे ने अपनी तेज रफ्तार कार से जानबूझकर टक्कर मारी है और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसने बहुत ही कड़े शब्दों में मांग की कि उस अपराधी के खिलाफ तुरंत एक एफआईआर दर्ज की जाए और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। निशा की इस बेबाकी ने राजवीर के झूठे अहंकार को बहुत गहरी और तीखी चोट पहुंचाई। राजवीर का चेहरा अचानक गुस्से से एकदम लाल हो गया और उसकी आंखों से जैसे नफरत की भयानक आग बरसने लगी। उसने अपनी मेज पर बहुत जोर से हाथ मारा और निशा की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए बहुत ही गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि जिस लड़के का वह नाम ले रही है वह इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा मालिक है और उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनने की उसकी कोई हैसियत नहीं है। राजवीर ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह इस मामले में कोई भी रिपोर्ट बिल्कुल दर्ज नहीं करेगा। राजवीर ने बड़ी ही बेशर्मी से यह साबित करने की कोशिश की कि इस पूरी दुर्घटना में गलती सिर्फ और सिर्फ रमाकांत की ही थी। उसने अपनी झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा कि यह अंधा बूढ़ा जानबूझकर उस नेता की महंगी कार के सामने आ गया था ताकि उससे कुछ पैसे ऐंठ सके। यह सरासर झूठा और घटिया इल्जाम सुनकर रमाकांत के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने रोते हुए भगवान की कसम खाकर अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की। लेकिन उस क्रूर इंस्पेक्टर के पत्थर जैसे दिल पर उनके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। निशा अपने पिता की यह दयनीय हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तड़प उठी थी। वह एक बहादुर सैनिक थी जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की कसम खाई थी, लेकिन आज वह अपने देश के एक भ्रष्ट तंत्र के सामने मजबूर बेटी बनकर खड़ी थी। उसने महसूस किया कि कैसे यह सड़ा हुआ सिस्टम आम जनता के खून पसीने की कमाई चूसकर सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों की गुलामी करता है। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके हाथों की उंगलियां दर्द के मारे पूरी तरह से सफेद पड़ गईं। उसने अपने गुस्से को किसी तरह से अपने सीने में ही दबाए रखा और एक बार फिर से राजवीर की आंखों में बहुत ही चुनौती भरे अंदाज में देखा। निशा ने एक सादे कागज पर अपने पिता की तरफ से लिखी हुई शिकायत की। वह कॉपी अपनी जेब से बाहर निकाली और उसे राजवीर की मेज पर बहुत ही सलीके से रख दिया। उसने बहुत ही शांत और बर्फीली आवाज में कहा कि यह उनके साथ हुए उस भयानक अपराध की लिखित शिकायत है और कानून के मुताबिक पुलिस को इस पर अपनी उचित कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। कागज के उस साधारण से टुकड़े को मेज पर देखकर राजवीर का घमंड जैसे पूरी तरह से बौखला गया था। एक मामूली सी गांव की लड़की का यह भयानक दुस्साहस उसके बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुका था। उसने बहुत ही नफरत भरी नजरों से उस शिकायत पत्र को देखा और फिर एक शैतानी हंसी के साथ उस कागज को अपने गंदे हाथों में उठा लिया। राजवीर ने कहा कि वह अभी इस कागज की वह हालत करेगा जिसे देखकर उन्हें समझ आ जाएगा कि इस थाने के अंदर कानून सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी मर्जी से ही चलता है। थाने में मौजूद बाकी सारे पुलिसकर्मी बहुत उत्सुकता और मजे के साथ इस पूरे घटिया तमाशे को देख रहे थे। किसी के भी अंदर इतनी इंसानियत या शर्म बाकी नहीं बची थी
कि वह उस जालिम इंस्पेक्टर को इस अमानवीय हरकत से रोक सके। रमाकांत ने हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाते हुए राजवीर से रहम की भीख मांगी और कहा कि वह बहुत गरीब इंसान है, उन्हें इस तरह से और ज्यादा जलील न किया जाए। लेकिन राजवीर उस सत्ता के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे एक मजबूर पिता के सच्चे आंसू दिखाई ही नहीं दे रहे थे। निशा ने बहुत सख्ती से अपने पिता के उन जुड़े हुए हाथों को पकड़कर नीचे करवा दिया। उसने कहा कि वे इन बेईमान लोगों के सामने अपने आत्मसम्मान को ऐसे कभी न झुकाएं, क्योंकि ये किसी इज्जत के बिल्कुल लायक नहीं है। निशा की यह चुभती हुई बात सुनकर राजवीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी वर्दी का झूठा रौब दिखाते हुए धमकी दी कि वह उन दोनों को इसी वक्त किसी संगीन जुर्म में फंसाकर पूरी जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए सड़ा कर रख देगा। थाने का वह दमघोंटू और बदबूदार कमरा अब पूरी तरह से एक भयानक कुरुक्षेत्र में बदल चुका था, जहां एक तरफ सत्ता और भ्रष्टाचार का बड़ा अहंकार था और दूसरी तरफ एक साधारण लड़की का अटूट स्वाभिमान। निशा ने बिना किसी डर के राजवीर को चुनौती देते हुए कहा कि वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन वह अपने पिता के लिए न्याय की यह लड़ाई बीच में कभी नहीं छोड़ेगी। वह जानती थी कि आज अगर वह यहां से पीछे हट गई तो यह जालिम सिस्टम ऐसे ही हजारों बेगुनाहों की जिंदगी को बहुत ही आसानी से कुचलता रहेगा। राजवीर अब पूरी तरह से आपे से बाहर हो चुका था और उसके चेहरे की नसें बहुत बुरी तरह तन गई थीं। उसने आगे बढ़कर निशा को एक जोरदार धक्का देने की कोशिश की, लेकिन निशा अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। उसकी इस मजबूती को देखकर राजवीर भी अंदर ही अंदर थोड़ा सहम गया था, लेकिन अपने पुलिसकर्मियों के सामने अपनी झूठी शान को बचाने के लिए उसने चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी और खतरनाक सी हंसी ओढ़ ली और दोबारा से अपनी उसी पुरानी मेज के पास वापस लौटकर चुपचाप आ गया। उसने मेज पर रखे शिकायत पत्र को फिर से अपने हाथों में उठाया और घिनौने तरीके से उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघने का नाटक करने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस कागज में से तो किसी गरीब और लाचार आदमी के सस्ते पसीने की बदबू आ रही है। उसकी इस बेहुदा और नीच हरकत को देखकर थाने के बाकी सभी पुलिसकर्मी एक बार फिर से जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगे। यह पूरा का पूरा नजारा किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर एक बहुत ही बड़ा और जोरदार तमाचा था, जिसे सहना बहुत मुश्किल था। निशा की आंखें अब गुस्से के मारे एकदम लाल अंगारे की तरह दहकने लगी थीं, लेकिन उसने अपनी जुबान को पूरी तरह से खामोश ही रखा। वह उस जालिम इंस्पेक्टर के एक एक शब्द और उसकी एक एक घटिया हरकत को अपने दिमाग में बहुत ही गहराई से दर्ज कर रही थी। उसे पता था कि यह लड़ाई सिर्फ इस पुलिस स्टेशन की 4 दीवारी के अंदर की नहीं है, बल्कि यह उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है जिसने आम आदमी की जिंदगी को नर्क बना दिया है। वह बस सही वक्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजवीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस शिकायत पत्र को निशा की आंखों के ठीक सामने लहराया और एक बहुत ही कड़वी आवाज में बोला कि तुम जैसी अनपढ़ और गंवार लड़कियों को अपने घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित रहना चाहिए। उसने बहुत ही अहंकार के साथ कहा कि यहां पुलिस थाने में मर्दों का काम होता है और तुम जैसी लड़कियों का यहां कोई काम नहीं है। उसकी इस भयानक पुरुषवादी और नीच मानसिकता ने निशा के अंदर की उस सोई हुई शेरनी को अब पूरी तरह से जगाने का काम कर दिया था। रमाकांत अपनी बेटी का यह अपमान और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में राजवीर से कहा कि वह उन्हें चाहे जितनी गालियां दे दे, लेकिन उनकी बेटी के बारे में एक गलत शब्द बिल्कुल न बोले। एक लाचार बाप का दर्द किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता था, लेकिन राजवीर जैसे हैवान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने रमाकांत को चुप रहने की भयानक धमकी दी और कहा कि अगर वह ज्यादा बोला तो वह उसकी बेटी की इज्जत इसी भरे थाने में पूरी तरह से नीलाम करके रख देगा। यह खौफनाक और घिनौनी धमकी सुनकर थाने का पूरा माहौल अचानक से एकदम सर्द और जानलेवा हो गया।
निशा के चेहरे पर छाई हुई वह खामोशी अब एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी तूफान में बदलने वाली थी। उसने अपनी मुट्ठियों को थोड़ा सा ढीला किया और बहुत ही गहरी और ठंडी सांस अंदर की तरफ खींची। उसकी आंखों में अब डर या लाचारी का कोई भी नामोनिशान नहीं था, बल्कि वहां एक ऐसी खतरनाक चमक आ चुकी थी जो किसी भी अपराधी को पल भर में राख कर सकती है। उसने एक आखिरी बार राजवीर को चेतावनी दी। निशा ने बहुत शांत लेकिन एक ऐसी आवाज में कहा जो सीधे आत्मा को चीरती हुई निकल जाए कि इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, तुम अपनी हद और कानून की मर्यादाओं को बुरी तरह पार कर चुके हो। उसने कहा कि तुम्हें इस वर्दी की ताकत का बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा यह सारा झूठा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। राजवीर उसकी इस निडर चेतावनी को सुनकर जोर से ठहाका मारकर हंसा, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती हमेशा के लिए कर दी है। राजवीर की हंसी थाने की दीवारों से टकराकर और भी भयानक और डरावनी लग रही थी। उसने निशा की चेतावनी को एक मजाक समझा और अपनी अकड़ में और ज्यादा तन गया। उसने रमाकांत की तरफ मुड़ते हुए उनके साधारण कपड़ों और उनके पेशे का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि एक मामूली सा मास्टर जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चाक और डस्टर घिसने में निकाल दी, वह आज पुलिस को कानून सिखाने चला है। उसकी यह कड़वी बातें रमाकांत के स्वाभिमान को छलनी कर रही थीं, लेकिन वह लाचार थे। राजवीर का अहंकार यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी सारी हदें पार करते हुए रमाकांत को एक बहुत ही जोरदार धक्का दे दिया। बूढ़े और घायल रमाकांत अपना संतुलन नहीं संभाल पाए और जमीन पर गिर पड़े। उनके सिर पर बंधी हुई वह खून से सनी पट्टी खुल गई और उनका पुराना घाव फिर से बहुत बुरी तरह रिसने लगा। दर्द से कराहते हुए पिता को जमीन पर पड़ा देखकर निशा के दिल में जैसे किसी ने बहुत तेज और नुकीला खंजर घोंप दिया हो। उसने अपने पिता को तुरंत सहारा दिया। निशा ने अपने पिता को बहुत ही प्यार से उठाया और उनके माथे से बहते हुए खून को अपने ही दुपट्टे से साफ किया। थाने में मौजूद कोई भी पुलिस वाला उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि वे सब इस खौफनाक तमाशे का भरपूर आनंद ले रहे थे। राजवीर अपनी जगह पर खड़ा होकर बहुत ही क्रूरता के साथ मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और महान काम कर दिया हो। उसकी आंखों में सत्ता और बाहुबल का नशा इतनी गहराई तक उतर चुका था कि उसे इंसानियत दिखाई नहीं दे रही थी। निशा ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया, क्योंकि वह इन भेड़ियों के सामने अपनी किसी भी कमजोरी को जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने बहुत ही शांत लेकिन एक बेहद खतरनाक नजर से राजवीर को देखा। राजवीर ने अपना सीना तानते हुए कहा कि यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर वे लोग अब भी यहां से नहीं गए तो वह इससे भी ज्यादा बुरा और भयानक हश्र करेगा। उसने निशा को एक गंदी गाली देते हुए कहा कि वह अपनी औकात में रहे और वहां से दफा हो जाए। राजवीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस शिकायत पत्र को निशा की आंखों के बिल्कुल सामने लाया। उसने कहा कि तुम जैसी गांव की गरीब और जाहिल लड़कियों का इस समाज में कोई भी वजूद नहीं होता है। तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता। यह कहते हुए उसने उस कागज के एक झटके में 2 टुकड़े कर दिए। उसकी इस हरकत ने जैसे न्याय और कानून की उस छोटी सी उम्मीद को भी पूरी तरह से मार डाला था। वह उन टुकड़ों को बड़ी बेरहमी से एक एक करके हवा में उछालने लगा। राजवीर वहीं नहीं रुका। उसने उस शिकायत पत्र के छोटे छोटे कई टुकड़े कर दिए और उन्हें निशा के चेहरे पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से फेंक दिया। वे कागज के टुकड़े बर्फ की तरह हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरे, ठीक उसी तरह जैसे आज एक गरीब इंसान का स्वाभिमान इस थाने के अंदर बुरी तरह गिरकर टूट गया था। थाने की दीवारों ने इस घिनौने और भयानक अपमान को खामोशी से देखा। राजवीर अपनी इस नीच हरकत के बाद जीत की एक बहुत ही घिनौनी और शैतानी हंसी हंसने लगा। कागज के उन टुकड़ों को जमीन पर बिखरते हुए देखकर निशा का खून पूरी तरह से जम गया था। उसके अंदर पल रही
वह ज्वालामुखी अब फटने की कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया और अपने गुस्से को एक हथियार की तरह अपने दिमाग में सुरक्षित रख लिया। उसने समझ लिया था कि इन अंधी और बहरी दीवारों से इंसाफ की भीख मांगना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह वह समय नहीं था जब वह शब्दों से इस जाहिल और अनपढ़ इंसान को कोई भी बात समझाए। निशा को यह एहसास हो चुका था कि इस पुलिस स्टेशन में कानून की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक रसूखदार नेता की मर्जी चलती है। राजवीर जैसे भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ उसी भाषा को समझते हैं जो ताकत और अधिकार से बोली जाती है। उसने अपनी दोनों आंखों को कुछ पल के लिए बंद किया और अपने अंदर की उस अपार शक्ति को महसूस किया जो उसने भारतीय वायुसेना में सालों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल की थी। उसका फैसला अब पूरी तरह से अटल और बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका था। थाने के अंदर का वह भारी सन्नाटा अब निशा के उस खामोश गुस्से से और भी ज्यादा दमघोंटू हो गया था। रमाकांत अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें अपनी इस बेबसी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक पिता के रूप में वह अपनी जवान बेटी की इस तरह से बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़कर राजवीर से कहा कि वह सिर्फ एक गरीब बूढ़ा है। उसकी इस मासूम बेटी को इस गंदी और खौफनाक राजनीति में न घसीटा जाए। रमाकांत की उस दर्द भरी गुहार का राजवीर पर कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसका घमंड और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए अपने जूतों को मेज पर रख लिया और बहुत ही नीचता के साथ कहा कि तुम्हारी इस गवार बेटी को तो किसी अमीर घर में नौकरानी का काम करना चाहिए। यह सुनकर निशा की मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गईं कि उसकी उंगलियों के पोर एकदम सफेद पड़ गए। वह जानती थी कि इस आदमी का दिमाग पूरी तरह से सड़ांध मार चुका है। निशा ने अपने पिता को बहुत ही सख्ती से टोकते हुए कहा कि वे इस घटिया इंसान के सामने अपने हाथ कभी न जोड़ें। उसने कहा कि गिड़गिड़ाने से सिर्फ उन लोगों को भीख मिलती है जो कमजोर होते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। निशा की यह बात सुनकर राजवीर एक बार फिर से भड़क उठा। उसने अपनी मेज पर रखे हुए एक कांच के गिलास को बहुत ही जोर से फर्श पर पटक दिया, जिससे उसके हजारों टुकड़े पूरे कमरे में बहुत ही तेज आवाज के साथ बिखर गए। गिलास के टूटने की उस भयानक आवाज से रमाकांत बुरी तरह से सहम गए, लेकिन निशा की आंखों की पलकें एक बार भी नहीं झपकीं। राजवीर ने अपनी आवाज को और ज्यादा ऊंचा करते हुए कहा कि जिस तरह से यह गिलास टूटकर बिखर गया है, उसी तरह से वह उन दोनों की जिंदगी को भी तबाह करके रख देगा। उसने कहा कि पूरे शहर में कोई भी वकील या जज उनकी इस बेतुकी और झूठी कहानी पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वह इस इलाके का राजा है। निशा ने उस टूटे हुए कांच के टुकड़ों को देखा और फिर राजवीर की आंखों में बहुत ही गहराई से घूरते हुए देखा। उसने अपने मन ही मन में इस बात को पूरी तरह से तय कर लिया था कि वह इस आदमी के उस झूठे गुरूर को इसी थाने के अंदर बहुत ही बुरी तरह से तोड़ेगी। उसने अपने होठों को बहुत ही कसकर दबा लिया ताकि उसके मुंह से गलती से भी कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो उसकी असली पहचान को समय से पहले ही उजागर कर दे। वहां मौजूद एक और सिपाही ने आगे बढ़कर रमाकांत को कॉलर से पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए थाने के दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। उसने बहुत ही गंदी गालियां देते हुए कहा कि इस बदबूदार बूढ़े को तुरंत बाहर निकालो, वरना साहब का मूड और ज्यादा खराब हो जाएगा। निशा ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उस सिपाही के हाथ को इतनी जोर से झटक दिया कि वह सिपाही लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसकी इस फुर्ती को देखकर पूरे थाने में एक अजीब सी खामोशी छा गई। निशा की उस शारीरिक ताकत और फुर्ती को देखकर राजवीर भी एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया था। किसी भी आम लड़की के अंदर एक हट्टे कट्टे पुलिसवाले को इस तरह से पछाड़ देने की हिम्मत और ताकत कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी और सोचा कि शायद यह सिर्फ उस लड़की का एक बहुत ही अचानक से आया हुआ गुस्सा था।
उसने अपनी पिस्तौल के कवर पर हाथ रखते हुए निशा को बहुत ही खतरनाक और जानलेवा धमकी दी। राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि अगर उसने दोबारा पुलिस के काम में दखल देने की या किसी भी सिपाही पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वह उसे इसी वक्त सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर डाल देगा। उसने कहा कि उसके बाद उसे और उसके इस बूढ़े बाप को इस नर्क से निकालने वाला कोई भी नहीं बचेगा। निशा जानती थी कि यह आदमी अपनी उन झूठी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी बेगुनाह की जिंदगी को बहुत आसानी से बर्बाद कर सकता है। निशा ने अपने पिता को अपने पीछे कर लिया और अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर यह जताने की कोशिश की कि वह अब कोई भी शारीरिक विरोध नहीं कर रही है। उसने बहुत ही शांत और संयमित आवाज में कहा कि वह कानून का बहुत ज्यादा सम्मान करती है और इसीलिए वह यहां अपनी शिकायत लेकर आई थी। लेकिन जब इस जगह पर कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बची है तो वह यहां एक पल भी और ज्यादा नहीं रुकना चाहती। उसका यह जवाब बहुत ही कड़क था। राजवीर ने एक बहुत ही गंदी और विजय भरी मुस्कान के साथ कहा कि यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। उसने कहा कि अपने इस सड़े हुए दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बिठा लो कि यह शहर सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों का है और यहां तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की कोई जगह नहीं है। निशा ने उसके एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुना और उसे अपने दिमाग की सबसे गहरी तिजोरी में हमेशा के लिए बंद कर लिया। वह इस अपमान का एक एक कतरा बहुत जल्द सूत समेत वापस करेगी। निशा ने बहुत ही नरमी से अपने घायल और लाचार पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ बाहर चलने का इशारा किया। रमाकांत की आंखों में हार और निराशा के गहरे आंसू भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वे इस भ्रष्ट और जालिम व्यवस्था के सामने पूरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन निशा की आंखों में हार का कोई नामो निशान नहीं था। वहां तो एक नए और भयानक युद्ध की शुरुआत की पहली चिंगारी भड़क रही थी। उसने राजवीर की तरफ एक आखिरी और बेहद ही ठंडी नजर डाली। राजवीर ने उन्हें वापस जाते हुए देखा तो उसने पीछे से एक बहुत ही जोरदार ताना मारा। उसने चिल्लाकर कहा कि आइंदा कभी इस थाने की सीढ़ियों पर कदम रखने की हिम्मत मत करना, वरना वह उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। निशा ने उसकी इस धमकी का कोई भी जवाब नहीं दिया और बिना पीछे मुड़े अपने पिता के साथ बाहर निकल गई। उसकी यह खामोशी एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की वह डरावनी शांति थी, जिसका अंदाजा उस घमंडी राजवीर को अपने सपने में भी नहीं था। पुलिस स्टेशन के बाहर आते ही रमाकांत उस चिलचिलाती हुई धूप में सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगे। उनका पूरा शरीर अपमान और दर्द की वजह से कांप रहा था। एक शिक्षक जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों को सही रास्ता दिखाने में लगा दी, उसे आज समाज के इन रक्षकों ने सबसे ज्यादा जलील किया था। निशा उनके पास गई और अपने दुपट्टे से उनके चेहरे के उन सभी आंसुओं को बहुत ही प्यार से पोंछ दिया। निशा ने अपने पिता के कंधों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि वे इस तरह से हार मानकर अपने आंसुओं को बिल्कुल न बहाएं। उसने कहा कि यह व्यवस्था उन लोगों को और भी ज्यादा डराती है जो इससे डरते हैं, लेकिन आज के बाद वे किसी से नहीं डरेंगे। निशा के शब्दों में एक ऐसी गजब की ताकत और विश्वास था जिसने रमाकांत के उस टूटे हुए दिल में एक बहुत ही छोटी सी लेकिन मजबूत उम्मीद की किरण को दोबारा से जगा दिया था। भरी दोपहरी की चिलचिलाती धूप में निशा अपने थके हुए और घायल पिता को सहारा देते हुए घर की तरफ वापस लौट रही थी। रास्ते भर रमाकांत के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उनकी आंखें एकदम सूनी और बेजान हो चुकी थीं। थाने में हुए उस भयानक अपमान ने उनके अंदर जीने की हर एक उम्मीद को जैसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। निशा उनके दिल के इस भारी दर्द को गहराई से महसूस कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब सिर्फ झूठी तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं है। घर पहुंचने के बाद निशा ने सबसे पहले अपने पिता को उनके कमरे में ले जाकर
बहुत ही सावधानी से चारपाई पर लिटाया। उसने रसोई में जाकर एक गिलास पानी लिया और उन्हें पीने के लिए दिया। रमाकांत ने पानी का एक घूंट भरा और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह इस जालिम दुनिया की किसी भी सच्चाई का सामना और ज्यादा नहीं करना चाहते हों। निशा ने उनके पैरों पर एक पुराना कंबल डाल दिया और कुछ देर तक उनके सिरहाने चुपचाप खड़ी रहकर उनकी उस लाचार और थकी हुई सूरत को देखती रही। जब उसे यकीन हो गया कि उसके पिता दवा खाकर गहरी नींद में सो चुके हैं, तो वह दबे पांव कमरे से बाहर आ गई। उसने घर के पिछले हिस्से में जाकर अपना मोबाइल फोन निकाला, जो उसने कल रात से ही बंद करके रखा हुआ था। फोन चालू करते ही उसमें कई सारे मिस्ड कॉल और जरूरी संदेश आने लगे, जो उसके सैन्य बेस से आए थे। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और सबसे पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर का एक खास और सुरक्षित नंबर डायल किया। अब उसके अंदर का सैनिक पूरी तरह जाग चुका था। फोन की घंटी सिर्फ 2 बार बजी और दूसरी तरफ से एक बहुत भारी और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। निशा ने तुरंत एकदम सीधे खड़े होकर एक सैन्य अधिकारी की तरह पूरी गरिमा के साथ अपना परिचय दिया। उसने अपने ऑफिसर को पूरी स्थिति के बारे में साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया। उसने बताया कि कैसे एक स्थानीय भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ने उसके पिता पर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर दिया है और उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया है। दूसरी तरफ से कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। कमांडिंग ऑफिसर ने निशा की पूरी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और उनके स्वर में भी एक गहरी नाराजगी साफ झलक रही थी। भारतीय सशस्त्र बल अपने सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता कभी नहीं करते हैं। ऑफिसर ने निशा को पूरा भरोसा दिलाया कि वायुसेना इस मुश्किल घड़ी में अपनी एक बहादुर कैप्टन के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने निशा को आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई करने के लिए आधिकारिक तौर पर पूरी अनुमति और जरूरी सैन्य सहायता तुरंत प्रदान कर दी। अपने ऑफिसर से बात करने के बाद निशा ने दूसरा कॉल पास के ही एक बड़े सैन्य स्टेशन की मिलिट्री पुलिस को किया। उसने वहां के प्रभारी अधिकारी को अपनी पहचान बताई और उस पुलिस स्टेशन का पूरा विवरण दिया, जहां उनके साथ वह भयानक बदसलूकी हुई थी। उसने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी के परिवार के साथ हुए इस गंभीर दुर्व्यवहार के खिलाफ उसे तुरंत एक आधिकारिक एस्कॉर्ट और भारी सुरक्षा की जरूरत है। मिलिट्री पुलिस ने बिना कोई सवाल किए 15 मिनट में वहां पहुंचने का पक्का वादा किया। फोन रखने के बाद निशा के चेहरे पर एक अजीब सी और खौफनाक शांति छा गई थी। यह वह शांति थी जो किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। वह धीमी चाल से चलकर वापस अपने उसी छोटे से कमरे में आई, जहां उसने कल रात अपना बड़ा सा चमड़े का सूटकेस फर्श पर रखा था। घर आने के बाद से उसने उस भारी सूटकेस को खोलने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं की थी। आज वह समय आ गया था जब उसे अपना असली शक्तिशाली रूप दुनिया को दिखाना था। उसने फर्श पर बैठकर उस भारी सूटकेस की पीतल की दोनों क्लिप्स को एक बहुत ही तेज आवाज के साथ खोला। सूटकेस के अंदर सबसे ऊपर एक बहुत ही सलीके से इस्त्री की हुई और सफेद प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखी हुई एक खास पोशाक मौजूद थी। यह कोई मामूली पोशाक नहीं थी, बल्कि यह भारतीय वायुसेना की वह नीले रंग की बेहद ही पवित्र और शक्तिशाली वर्दी थी, जो उसकी सालों की कठोर तपस्या का सबसे बड़ा फल थी। उसने बहुत ही सम्मान के साथ उस वर्दी को अपने दोनों हाथों से बाहर निकाला और छुआ। इस वर्दी का रंग आसमान की उस असीम ऊंचाइयों और गहराई का प्रतीक था, जिसे निशा ने अपने मजबूत हौसलों से पूरी तरह नाप लिया था। इस वर्दी पर लगे हुए वह चमकदार सितारे सिर्फ पीतल के छोटे टुकड़े नहीं थे, बल्कि वे देश की करोड़ों जनता के विश्वास और सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक थे। आज से पहले उसने कभी भी अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किसी भी निजी फायदे या किसी आम इंसान को डराने के लिए बिल्कुल नहीं किया था। वह हमेशा इस वर्दी को ड्यूटी पर ही धारण करती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग थे।
आज उसके सामने कोई बाहरी दुश्मन नहीं था जो देश की सीमाओं पर हमला कर रहा हो, बल्कि आज उसका सामना इस देश के अंदर मौजूद उन गद्दारों से था जो वर्दी की आड़ में आम जनता का खून चूसते हैं। उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने कानून और वर्दी दोनों को बहुत ही बुरी तरह से कलंकित किया था। आज उसे यह साबित करना था कि असली ताकत उस झूठे घमंड में नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले एक सच्चे और ईमानदार सैनिक के उस अटूट स्वाभिमान में बसती है। निशा ने अपनी पुरानी और फीके रंग वाली सलवार कमीज को अपने शरीर से उतार दिया। उसने सबसे पहले अपनी नीली पैंट पहनी और फिर उसके ऊपर अपनी वह कड़क इस्त्री की हुई शर्ट बहुत ही सलीके से पहन ली। उसके कंधों पर लगे हुए भारतीय वायुसेना के कैप्टन के वे तीन तीन सुनहरे सितारे बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। इसके बाद उसने अपनी काली लेदर की बेल्ट को अपनी कमर पर बहुत मजबूती के साथ कस लिया। उसकी इस पूरी शारीरिक भाषा में अब एक बहुत ही गजब का और डरावना आत्मविश्वास साफ झलकने लगा था। उसने अपने पैरों में अपने वे भारी और काले रंग के मिलिट्री बूट्स पहन लिए, जिनके फीतों को उसने बहुत ही कसकर बांधा था। जब वह जमीन पर कदम रखती थी तो उन जूतों की एक बहुत ही भारी और दबंग आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती थी। अंत में उसने बड़े ही सम्मान के साथ अपनी वायुसेना की नीली पीक कैप को अपने सिर पर बिल्कुल सही कोण में पहन लिया। आईने में जब उसने अपने आप को देखा तो वह गांव की वह बेचारी लड़की अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उस पुरानी और धुंधली सी कांच वाली अलमारी के आईने में अब एक ऐसी शेरनी खड़ी थी जो अपने शिकार को पल भर में चीर कर रख सकती है। उसकी आंखों में अब किसी भी तरह का कोई दुख या लाचारी नहीं थी, बल्कि वहां न्याय की एक बहुत ही तेज और भयंकर आग सुलग रही थी। यह वर्दी सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं ढक रही थी, बल्कि इसने उसकी आत्मा को भी एक अजेय कवच पहना दिया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे राजवीर ने उसके कपड़ों का बहुत भद्दा मजाक उड़ाया था। वह पूरी तरह से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आंगन में आ गई। उसी समय घर के बाहर सड़क पर कई भारी और बड़ी गाड़ियों के रुकने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। बाहर मौजूद मोहल्ले के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरानी और खौफ के साथ उन गाड़ियों को देख रहे थे। वे मिलिट्री पुलिस की दो बड़ी और हरे रंग की भारी गाड़ियां थीं, जिनके ऊपर लाल रंग की बत्तियां तेजी से चमक रही थीं। उनमें से कई सशस्त्र और मजबूत सैनिक बाहर निकले और उन्होंने पूरे घर को सुरक्षित रूप से घेर लिया। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बहुत ही तेज और सधे हुए कदमों से आंगन के अंदर दाखिल हुआ। उसने सामने कैप्टन निशा को वर्दी में देखा और तुरंत एक बहुत ही कड़क और शानदार सैल्यूट मारा। निशा ने भी पूरी गंभीरता के साथ उनके उस सैल्यूट का जवाब दिया। अधिकारी ने निशा को बताया कि उनका एस्कॉर्ट पूरी तरह से तैयार है और वे उनके अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। निशा ने एक गहरी सांस ली और अपने घर के उस छोटे से गेट से बाहर की तरफ अपने मजबूत कदम बहुत ही शान से बढ़ाए। बाहर सड़क पर खड़ा हुआ पूरा मोहल्ला इस समय पूरी तरह से सन्न था। जो लोग कुछ घंटे पहले निशा और उसके पिता पर अपनी तरस खा रहे थे, वे आज इस लड़की का यह खौफनाक और शक्तिशाली रूप देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। निशा ने किसी की तरफ भी मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर पूरी तरह से टिकी हुई थीं। मिलिट्री पुलिस के जवानों ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा बहुत ही सम्मान के साथ खोला और वह उसमें बैठ गई। गाड़ियों का वह भारी काफिला बहुत ही तेज रफ्तार और सायरन बजाते हुए उस शहर की कच्ची और पुरानी सड़कों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। शहर के लोग इतने भारी सैन्य बंदोबस्त को देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सबको यही लग रहा था कि शायद शहर में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है या कोई बड़ा वीआईपी आने वाला है। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह काफिला उस भ्रष्ट और जालिम इंस्पेक्टर राजवीर के अहंकार को कुचलने के लिए एक बहुत ही भयानक तूफान बनकर जा रहा है। गाड़ी के अंदर बैठी हुई निशा बहुत ही ज्यादा शांत थी। वह खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते हुए
उन मकानों और पेड़ों को देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार राजवीर की वह घिनौनी हंसी और उसके पिता के माथे से रिश्ता हुआ वह लाल खून घूम रहा था। उसने अपने होंठों को इतनी जोर से दबाया हुआ था कि वे लगभग सफेद पड़ गए थे। वह जानती थी कि आज वह जो कुछ भी करने जा रही है वह सिर्फ उसके अकेले की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह हर मजलूम की आवाज है। भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहराई से रचा बसा है। कहा जाता है कि इंसान जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। राजवीर ने आज तक सिर्फ और सिर्फ बेगुनाहों को रुलाया था, उनके आंसुओं पर अपने घमंड का महल खड़ा किया था। लेकिन आज उसके कर्मों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका था और उसे उसकी सजा देने के लिए खुद कानून की देवी एक फौजी की वर्दी पहनकर आ रही थी। यह न्याय की वह प्रक्रिया थी जिसे कोई भी भ्रष्ट ताकत रोक नहीं सकती थी। करीब 15 मिनट के सफर के बाद वह भारी सैन्य काफिला उसी पुराने और भ्रष्ट पुलिस स्टेशन के ठीक सामने जाकर बहुत जोर से ब्रेक मारते हुए रुक गया। गाड़ियों के भारी पहियों से उड़ी हुई धूल ने पूरे पुलिस स्टेशन को कुछ पल के लिए अपने अंदर ढक लिया था। बाहर खड़े हुए संतरी के हाथ से उसकी पुरानी बंदूक डर के मारे छूटकर जमीन पर गिर गई। मिलिट्री पुलिस के हथियारबंद जवानों ने कुछ ही सेकंड में पूरे पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया और वहां के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए। सबसे बीच में खड़ी हुई हरे रंग की मिलिट्री जीप का दरवाजा बहुत ही शान से खुला। पहले एक भारी काले रंग का बूट जमीन पर मजबूती से पड़ा और फिर वायुसेना की वह नीली वर्दी पहने हुए कैप्टन निशा शर्मा पूरी शान और गरिमा के साथ बाहर निकली। अब वह कोई बेचारी या गांव की डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि वह भारत माता की एक बहादुर और अजेय सैनिक थी। उसके चेहरे की वह बर्फीली खामोशी और आंखों की दहकती हुई आग देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान की रूह बुरी तरह से कांप उठी थी। निशा ने अपने सिर पर पहनी हुई उस नीली कैप को एक बार फिर से बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित किया और अपने कदम पुलिस स्टेशन की उन गंदी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। उसके साथ मिलिट्री पुलिस के कुछ वरिष्ठ और हथियारबंद अधिकारी भी बहुत तेजी से अंदर की तरफ मार्च करने लगे। थाने के अंदर से आ रही उन सभी लोगों की फालतू हंसी और शोरगुल अब एक भयानक और खौफनाक सन्नाटे में पूरी तरह से बदल चुका था। राजवीर का घमंड अब मिट्टी में बहुत बुरी तरह से मिलने वाला था। पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखते ही कैप्टन निशा के जूतों की भारी आवाज ने वहां के सन्नाटे को पूरी तरह चीर दिया। उसके पीछे चल रहे हथियारों से लैस मिलिट्री पुलिस के जवानों ने पलक झपकते ही थाने के सभी दरवाजों और खिड़कियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। वहां बैठे हुए सभी पुलिसकर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया था और उनके हाथों से चाय के कप छूटकर जमीन पर गिर गए। सुबह जो लड़की एक साधारण सलवार कमीज में न्याय मांगने आई थी, अब वह खौफनाक रूप लेकर खड़ी थी। ड्यूटी ऑफिसर जो सुबह निशा और उसके पिता का बहुत ही गंदा मजाक उड़ा रहा था, अब अपनी कुर्सी से चिपका हुआ बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसके माथे से पसीने की मोटी मोटी बूंदें टपक कर उसकी वर्दी को गीला कर रही थी। वह अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके पैरों ने जैसे पूरी तरह से जवाब दे दिया था। निशा ने उसकी तरफ एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक नजर डाली, जिससे वह सिपाही सिकुड़ कर रह गया। थाने का वह दमघोंटू कमरा आज एक मिलिट्री कैंप में बदल चुका था। मिलिट्री पुलिस के एक सख्त अधिकारी ने आगे बढ़कर वहां मौजूद सभी स्थानीय पुलिसकर्मियों को अपनी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहने का कड़क आदेश दिया। किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उस आदेश की थोड़ी सी भी नाफरमानी कर सके। वह पूरा भ्रष्ट तंत्र जो आम गरीबों को डराने और धमकाने का काम करता था, आज एक सच्ची और मजबूत राष्ट्रीय शक्ति के सामने पूरी तरह से लाचार और पंगु होकर रह गया था। यह सच में कर्मों का फल था। इसी बीच अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राजवीर सिंह
हमेशा की तरह अपना सीना ताने हुए गालियां बकते हुए बाहर निकला। वह बाहर के इस खौफनाक सन्नाटे और सैन्य बल की भारी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान था। उसने बाहर आकर सबसे पहले अपने बाहर को सिपाहियों को डांटने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसकी नजर सामने खड़ी नीली वर्दी वाली अजय मूर्ति पर जाकर टिक गई। कैप्टन निशा के कंधों पर चमकते हुए सुनहरे सितारे और उसकी आंखों की वह भयानक आग देखकर राजवीर के गले में कांटे चुभने लगे थे। राजवीर का झूठा और खतरनाक अहंकार, जो कुछ ही घंटों पहले 7वें आसमान पर उड़ रहा था, वह एक ही झटके में गहरी और अंधेरी खाई में गिर पड़ा। शुरुआत में वह समझ ही नहीं पाया कि भारतीय वायुसेना का एक इतना बड़ा अधिकारी अचानक उसके इस छोटे से थाने में पूरे दलबल के साथ क्यों आ पहुंचा है। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी और डरी हुई मुस्कान लाने की कोशिश की और आगे बढ़कर निशा को एक बहुत ही भद्दा और कांपता हुआ सैल्यूट मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन जब राजवीर की नजरें निशा के कठोर और बर्फीले चेहरे से टकराईं, तो उसके दिमाग की नसें झटके से सुन्न पड़ गईं। उसे वह चेहरा बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। उसकी आंखों के सामने सुबह का वह पूरा खौफनाक मंजर एक फिल्म की तरह घूमने लगा। वह साधारण सी सलवार कमीज, वह बूढ़ा और बेबस लाचार बाप, और उन दोनों का वह दर्दनाक अपमान जिसे उसने अपनी झूठी शान के लिए बेरहमी से किया था। राजवीर का पूरा भारी भरकम शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह से कांपने लगा। निशा अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर और अटल खड़ी थी, लेकिन उसकी वह खामोशी राजवीर के दिल में हजारों छुरियां घोंप रही थी। राजवीर को अब अपनी उस सबसे बड़ी और भयंकर गलती का पूरा एहसास हो चुका था, जिसने आज उसकी मौत को ही उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उसने एक कमजोर लड़की समझकर जिस इंसान को अपने जूतों की नोक पर रखा था, वह असल में देश की रक्षा करने वाली ताकतवर कैप्टन निकली। उसके होठ बुरी तरह कांप रहे थे और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। निशा ने बहुत ही धीमी लेकिन बेहद कड़क और खौफनाक आवाज में राजवीर से पूछा कि क्या उसे अब भी वह गरीब लड़की, जाहिल और अनपढ़ गवार नजर आ रही है। उसकी इस एक लाइन ने राजवीर के शरीर का सारा खून जैसे पूरी तरह से सुखा दिया था। उसके मुंह से माफी का एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने इंसानियत की सारी हदें बहुत बुरी तरह से पार कर दी हैं। पूरे थाने में सिर्फ मिलिट्री बूट्स और भारी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। निशा ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और राजवीर के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि तुमने मेरे कपड़ों और मेरी शक्ल सूरत से मेरी औकात का अंदाजा लगाने की जो नीच हरकत की है, उसकी कीमत तुम्हें अब बहुत बुरी तरह से चुकानी पड़ेगी। तुमने मेरे उस बूढ़े और घायल पिता का मजाक उड़ाया, जिसने मुझे आसमान को छूने की ताकत दी थी। तुम्हारे जैसे कीड़े इस पवित्र वर्दी को पहनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, जो सिर्फ गरीबों का खून चूसने का घिनौना काम करते हैं। राजवीर अपने दोनों घुटनों पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए निशा से अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने रोते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और वह उस वक्त अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। उसने सारा इल्जाम उस क्रमे की कामार काम आना साम ताकतवर नेता के बेटे पर डालने की कोशिश की और कहा कि वह तो सिर्फ ऊपर से आए हुए आदेशों का ही पालन कर रहा था। उसकी इस कायरता और मक्कारी को देखकर निशा के चेहरे पर गहरी नफरत उभर आई। निशा ने उसे बीच में ही रोकते हुए बहुत जोर से चिल्लाकर कहा कि एक सच्चा सैनिक या अफसर कभी भी किसी भ्रष्ट नेता का गुलाम नहीं होता है। उसने कहा कि तुमने वर्दी की उस कसम को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, जो हर अफसर कानून और संविधान की रक्षा के लिए लेता है। तुमने न्याय के इस मंदिर को सिर्फ अपने लालच और झूठे अहंकार का एक बहुत बड़ा अड्डा बना लिया है। निशा की हर एक बात उस थाने की दीवारों से टकराकर डरावनी सच्चाई की तरह गूंज रही थी। निशा ने उस जगह की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया जहां सुबह राजवीर ने उसकी शिकायत के पन्ने फाड़कर हवा में बेशर्मी से उड़ाए थे। वे सफेद कागज के टुकड़े अभी भी उसी गंदे फर्श पर
इधर उधर पूरी तरह से बिखरे हुए पड़े थे। निशा ने राजवीर को आदेश दिया कि वह अपने घुटनों के बल चलकर जाए और उन सभी टुकड़ों को अपने गंदे हाथों से एक एक करके वापस उठाए। राजवीर ने अपनी सारी इज्जत भूलकर तुरंत एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए उन कागजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह खूंखार और बेरहम इंस्पेक्टर, जो इलाके में किसी यमराज से कम नहीं माना जाता था, आज अपने ही सिपाहियों के सामने फर्श पर घिसट रहा था। वहां मौजूद हर एक पुलिस वाला इस भयानक नजारे को देखकर अंदर तक दहल चुका था। वे सब समझ चुके थे कि सत्ता और घमंड का नशा जब टूटता है तो इंसान की क्या दर्दनाक हालत होती है। राजवीर के पसीने की बदबू और उसके डर ने पूरे कमरे को भर दिया था। उसने कांपते हाथों से वे फटे हुए टुकड़े निशा की तरफ लाचारी से बढ़ाए। निशा ने उन टुकड़ों को लेने से साफ इनकार कर दिया और उसे एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक नजर से देखा। उसने कहा कि इन कागजों की अब कोई भी अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि तुमने खुद ही अपने हाथों से अपने लिए एक बहुत बड़ी कब्र खोद ली है। उसने मिलिट्री पुलिस के अधिकारी की तरफ देखा और एक बहुत ही सख्त आदेश दिया कि इस भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत इसके पद से निलंबित करने की सारी कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। इसके साथ ही नेता के बेटे को पकड़ने का आदेश दिया। मिलिट्री पुलिस के अधिकारी ने तुरंत स्थानीय जिले के पुलिस अधीक्षक को फोन लगाया और इस पूरी घटना की खौफनाक सच्चाई उन्हें विस्तार से बताई। फोन कॉल पर वायुसेना का दबाव और मिलिट्री की दखलंदाजी देखकर पुलिस अधीक्षक भी पूरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत राजवीर को निलंबित करने का सख्त आदेश जारी कर दिया और एक नई और ईमानदार टीम को मामले की जांच के लिए तुरंत उसी थाने में भेजने का पक्का वादा किया। राजवीर के सिर पर अब मुसीबतों का भारी पहाड़ पूरी तरह से टूट चुका था। राजवीर अब फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा था और निशा के जूतों पर अपना सिर पटक कर बार बार माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन निशा ने अपने पैर को बहुत ही नफरत के साथ पीछे खींच लिया और कहा कि वह किसी भी भ्रष्ट इंसान को अपनी इस पवित्र वर्दी को छूने की इजाजत कभी नहीं देगी। उसने कहा कि तुम्हारी असली जगह यह कुर्सी नहीं है, बल्कि जेल की वह अंधेरी काल कोठरी है, जहां तुम जैसे जानवरों को हमेशा के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। राजवीर की हालत बेहद दयनीय थी। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह बहुत ही तेजी से फैल गई थी कि एक लेडी मिलिट्री ऑफिसर ने इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को थाने के अंदर ही घुटनों पर ला दिया है। थाने के बाहर हजारों लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा होने लगी थी। वे सब वो लोग थे जिन्हें राजवीर ने कभी न कभी अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। आज उनके अंदर भी एक नया और गजब का साहस पैदा हो गया था। वे सब निशा के नाम के जोर जोर से नारे लगाने लगे और राजवीर की सजा की मांग करने लगे। निशा ने बाहर खड़ी उस भारी भीड़ के शोर को बहुत ही ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी राहत की मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि उसका यह खौफनाक और कड़ा कदम सिर्फ उसके पिता के लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे शहर के उन तमाम बेगुनाहों के लिए भी एक ऐतिहासिक जीत है। उसने अपने मन में सोचा कि जब तक इस देश की बेटियां अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को इसी तरह से बुलंद करती रहेंगी, तब तक कोई भी भ्रष्ट इंसान अपनी मनमानी कभी नहीं कर पाएगा। जिले के नए पुलिस अधिकारी अपने पूरे दलबल के साथ वहां बहुत ही तेजी से पहुंच चुके थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले कैप्टन निशा को बहुत ही सम्मान के साथ सैल्यूट किया और फिर राजवीर को गिरफ्तार करने का अपना सख्त आदेश दिया। राजवीर को जब हथकड़ी लगाई जा रही थी तो उसका पूरा शरीर डर के मारे ऐसे कांप रहा था जैसे उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला हो। उसकी वह कसी हुई वर्दी और उसके जूतों की वह भारी आवाज अब पूरी तरह से अपनी कीमत और खौफनाक पहचान खो चुके थे। निशा ने राजवीर की तरफ एक आखिरी और बेहद ही गहरी नजर डाली। उसने कहा कि याद रखना इंस्पेक्टर, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से और उसकी इंसानियत से होती है। तुमने ताकत के नशे में अंधे होकर जिस गरीब और लाचार बाप का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया था, आज उसी की बेटी ने तुम्हें तुम्हारी सही और असली औकात दिखा दी है। यह कहकर निशा बहुत ही शान और गरिमा के साथ मुड़ी और थाने के मुख्य दरवाजे की तरफ
अपने उन मजबूत जूतों के साथ बढ़ने लगी। थाने से बाहर निकलते ही बाहर खड़ी हजारों लोगों की उस भारी भीड़ ने कैप्टन निशा का एक बहुत ही बड़े और शानदार हीरो की तरह जोरदार स्वागत किया। लोग उसके लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और भारत माता की जय के नारे पूरे आसमान में गूंज रहे थे। निशा ने बहुत ही सम्मान के साथ अपने हाथ को उठाकर उन सभी लोगों का प्यार से अभिवादन किया। वह जानती थी कि आज उसने एक सैनिक होने का अपना सबसे बड़ा और सच्चा धर्म बहुत ही ईमानदारी और बहादुरी के साथ पूरी तरह से निभा दिया था। अपनी सैन्य गाड़ी में वापस बैठने से पहले निशा ने पलटकर उस पुलिस स्टेशन की पुरानी और पीली इमारत को एक बार फिर देखा। आज उस इमारत के अंदर से अन्याय और भ्रष्टाचार की वह बदबू हमेशा के लिए मिट चुकी थी। हवा में अब एक नई और ताजी आजादी की महक थी। मिलिट्री पुलिस की गाड़ियों का काफिला वापस उसी शान और गरिमा के साथ लौट पड़ा जिस तरह वह एक तूफान बनकर आया था। आज इस शहर ने एक साधारण लड़की की असाधारण और अजेय उड़ान को हमेशा के लिए अपनी यादों में दर्ज कर लिया था। सैन्य गाड़ियों का वह लंबा और सुरक्षित काफिला बहुत ही धीमी गति से उस छोटे से शहर की कच्ची सड़कों को पार करते हुए वापस उसी पुराने घर की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी कैप्टन निशा का मन अब बहुत ज्यादा शांत और हल्का हो चुका था। कुछ घंटों पहले उसके सीने में जो एक भयानक तूफान उबल रहा था वह अब पूरी तरह से शांत हो गया था। खिड़की के बाहर छाई हुई शाम की वह सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके कंधों पर लगे सुनहरे सितारों को और भी ज्यादा चमका रही थी। घर के बाहर अभी भी मोहल्ले के कई सारे लोग बहुत ही उत्सुकता और सम्मान के साथ खड़े हुए थे। जैसे ही निशा की गाड़ी उस पुराने लोहे के गेट के सामने रुककर खड़ी हुई, चारों तरफ एक बहुत ही सम्मानजनक और गहरी खामोशी छा गई। मिलिट्री पुलिस के जवानों ने तुरंत बाहर निकलकर सुरक्षा का घेरा बनाया और निशा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। निशा अपनी उस नीली और कड़क वर्दी में पूरी शान और गरिमा के साथ बाहर आई। लोगों की आंखों में अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत गहरा सम्मान और प्यार साफ झलक रहा था। वह सीधे अपने आंगन को पार करते हुए उसी छोटे से कमरे में गई जहां उसके पिता रमाकांत अभी भी उसी पुरानी चारपाई पर लेटे हुए थे। बाहर गाड़ियों के भारी सायरन और शोरगुल को सुनकर उनकी आंखें खुल चुकी थीं और वह उठने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी बेटी को उस शक्तिशाली और पवित्र वायुसेना की वर्दी में देखा तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी इन बूढ़ी और कमजोर आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनकी वही सीधी, सादी और शांत स्वभाव वाली प्यारी सी बेटी निशा है। रमाकांत के कांपते हुए हाथ हवा में उठे और उनकी आंखों से आंसुओं की एक बहुत ही भारी और लगातार बहने वाली धारा फूट पड़ी। यह आंसू अब दुख या किसी भी तरह के अपमान के बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये एक पिता के सबसे गहरे और सच्चे गर्व के बहुत ही कीमती आंसू थे। निशा ने बहुत ही तेजी से आगे बढ़कर अपने पिता को अपने गले से लगा लिया। उसने अपने पिता के सिर को अपने सीने से लगा लिया और उनके उन सभी आंसुओं को अपनी वर्दी पर बहुत ही प्यार के साथ बिना किसी हिचकिचाहट बहने दिया। कुछ ही देर में घर के बाहर एक और पुलिस की गाड़ी आकर बहुत ही जोर से रुकी। यह जिले के उन नए और ईमानदार पुलिस अधीक्षक की गाड़ी थी जो अपनी पूरी जांच टीम के साथ वहां पर खुद चलकर आए थे। उनके साथ पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें उस भ्रष्ट और घमंडी पूर्व इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को हथकड़ी लगाकर बहुत ही कड़े पहरे में लाया गया था। पुलिस अधीक्षक ने घर के अंदर आकर कैप्टन निशा को एक बार फिर से बहुत ही सम्मान के साथ कड़क सैल्यूट किया और रमाकांत के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पुलिस अधीक्षक ने रमाकांत से कहा कि उन्हें पुलिस विभाग की इस बहुत ही बड़ी और शर्मनाक नाकामी पर गहरा खेद है और वे उन्हें न्याय दिलाने का पूरा भरोसा देते हैं। उनके एक सख्त इशारे पर दो हट्टे-कट्टे सिपाही उस डरे और सहमे हुए राजवीर को घसीटते हुए कमरे के अंदर लेकर आए। राजवीर का वह झूठा गुरूर और उसकी
वह डरावनी अकड़ अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसकी वर्दी को उतार लिया गया था और अब वह एक साधारण अपराधी की तरह अपनी नजरें पूरी तरह से नीचे झुकाए हुए बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। निशा ने राजवीर की उस दयनीय और लाचार हालत को देखकर अपने पिता की तरफ मुड़कर बहुत ही धीमी आवाज में बात की। उसने कहा कि पिताजी, यह वही इंसान है जिसने सुबह अपने झूठे घमंड में आपका और आपके उन साधारण कपड़ों का बहुत ही गंदा मजाक उड़ाया था। आज इस देश के उसी कानून ने इसके उस सारे अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है जिसका यह हमेशा से झूठा दिखावा करता था। कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में और बहुत ही भयानक तरीके से भुगतना पड़ता है, जो आज यह भ्रष्ट आदमी खुद भुगत रहा है। राजवीर ने जैसे ही रमाकांत को देखा, वह जोर जोर से रोने लगा और उनके पैरों में बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर और अपना सिर उनके पैरों पर रखकर अपनी जान और अपनी नौकरी की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने रोते हुए कहा कि मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सत्ता और पैसों के नशे में पूरी तरह से अंधा हो गया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपकी यह बेटी वायुसेना की इतनी बड़ी अफसर है, वरना मैं कभी भी यह भयंकर और जानलेवा गलती सपने में भी नहीं करता। राजवीर की इस बहुत ही स्वार्थी और नीच बात को सुनकर निशा का पारा एक बार फिर से बहुत ही तेजी से चढ़ने लगा था। उसने अपनी कड़क आवाज में राजवीर को टोकते हुए कहा कि तुम्हारी सोच आज भी उतनी ही ज्यादा गंदी और बीमार है। तुम आज भी इसलिए माफी नहीं मांग रहे हो क्योंकि तुमने एक गरीब और बेगुनाह बूढ़े इंसान का अपमान किया था। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि वह इंसान एक बहुत ही ताकतवर सैन्य अधिकारी का पिता निकला। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है, जिसका इलाज जेल की सलाखों के पीछे ही मुमकिन है। रमाकांत ने अपनी चारपाई से धीरे से उठने की कोशिश की और राजवीर को अपने पैरों से दूर हटने का एक बहुत ही सख्त इशारा किया। उन्होंने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक सच्चे शिक्षक की तरह इस समाज को हमेशा सही रास्ता दिखाने में लगा दी। तुमने मेरे बुढ़ापे और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि इंसान की असली इज्जत उसके अच्छे कर्मों और उसकी मेहनत से होती है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा यह अपराध पूरे समाज और इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा पाप है। पुलिस अधीक्षक ने रमाकांत की इन गहरी और सच्ची बातों को सुनकर बहुत ही सहमति से अपना सिर हिलाया और अपने दोनों सिपाहियों को वहां से राजवीर को बाहर ले जाने का कड़ा आदेश दिया। राजवीर रोते और गिड़गिड़ाते हुए वहां से बाहर ले जाया गया और उसका ये डरावना अंत पूरे मोहल्ले के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। यह एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक संदेश था कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर कभी नहीं हो सकता, चाहे वह कोई भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो। कर्म का चक्र हमेशा अपना काम बहुत ही क्रूरता के साथ करता है। इसके तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक ने कैप्टन निशा को इस पूरे मामले की आगे की सख्त कार्यवाही के बारे में बहुत ही विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उस भ्रष्ट राजवीर के निलंबन के साथ ही उस बाहुबली नेता के बिगड़ैल बेटे को भी शहर से बाहर भागने से पहले ही पुलिस ने धर दबोचा है। उस लड़के की वह महंगी कार भी पूरी तरह से जब्त कर ली गई है, जिससे उसने रमाकांत को बहुत ही भयानक और जानलेवा टक्कर मारी थी। अब उन दोनों अपराधियों को अपने किए की बहुत ही लंबी और दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। नेताजी ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी राजनीतिक ताकत और अपने सभी ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि इस पूरे मामले में भारतीय वायुसेना की एक उच्च अधिकारी और मिलिट्री पुलिस पूरी तरह से शामिल हो चुकी है, तो उनके सारे रसूख और उनकी सारी ताकतें धरी की धरी रह गईं। सेना के मामलों में दखल देने की हिम्मत इस देश के किसी भी भ्रष्ट राजनेता के अंदर कभी नहीं होती है। उनका वह सारा झूठा साम्राज्य अब एक ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। निशा ने पुलिस अधीक्षक की इन सभी बातों को
बहुत ही शांति और धैर्य के साथ सुना और उनके इस त्वरित कदम के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त किया। उसने कहा कि यह वर्दी हमें सिर्फ दुश्मनों से लड़ना ही नहीं सिखाती, बल्कि अपने देश के अंदर मौजूद इन दीमकों को भी जड़ से खत्म करना सिखाती है। पुलिस अधीक्षक ने भी यह बात मानी कि अगर निशा आज यह साहसिक कदम नहीं उठाती तो शायद वह राजवीर हमेशा इसी तरह से मासूम लोगों पर जुल्म करता रहता। यह पूरी घटना पूरे पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गई थी। समाज के इस दोहरे और घिनौने चेहरे को देखकर निशा के मन में कई तरह के बहुत ही गहरे और गंभीर सवाल बार बार उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हमारे देश में ऐसे कितने हजारों गरीब और बेबस लोग होंगे जो हर दिन पुलिस स्टेशनों में जाते हैं और उन्हें बिना न्याय मिले ही वहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। हर किसी के पास कोई कैप्टन बेटी या सैन्य ताकत नहीं होती जो उनके अधिकारों के लिए इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ सके। यह विचार उसके दिल में एक बहुत ही भारी और गहरा दर्द पैदा कर रहा था। शाम ढलने के साथ ही मोहल्ले के कई सारे गरीब लोग निशा के घर के आंगन में धीरे धीरे करके जुटने लगे थे। वे सब वही लोग थे जो हमेशा से राजवीर और उस नेता के डर के साए में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर थे। आज उन सभी के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और एक बहुत ही नई उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने निशा को एक रक्षक और एक सच्ची देवी के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जिसने उनके जीवन से एक बहुत ही बड़े और खौफनाक राक्षस का हमेशा के लिए अंत कर दिया था। गांव के एक बहुत ही बूढ़े और सम्मानित व्यक्ति ने आगे बढ़कर निशा के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि बेटी, इन द 17 एक्सपेंसर और 17-19 पर, इन द 17-19 पर, इन द 17-19 पर 3, तुमने आज सिर्फ अपने पिता का ही सम्मान नहीं बचाया है, बल्कि हम जैसे उन हजारों मजलूमों को भी एक नई जिंदगी और हिम्मत दी है। तुम्हारी इस वर्दी ने आज साबित कर दिया है कि जब कोई भी रक्षक अपना सच्चा धर्म निभाता है तो भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तुमने हमारे मरे हुए स्वाभिमान को दोबारा जगह दिया है। निशा ने उन सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ अपना सिर झुकाया और उनकी उन दुआओं को अपने दिल से स्वीकार किया। उसने उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ताकत किसी पद या किसी महंगी वर्दी में कभी नहीं होती है, बल्कि असली ताकत इंसान के अपने अंदर मौजूद उस निडर सच्चाई में होती है। जब तक आप लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना नहीं सीखेंगे, तब तक ऐसे भ्रष्ट लोग आपको हमेशा डराते रहेंगे। उसने सभी से अपील की कि वे अपने डर को छोड़ें और हमेशा सच का डटकर सामना करें। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर पर छाने लगा था और भीड़ भी अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वापस लौट चुकी थी। मिलिट्री पुलिस की टीम भी अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद वापस अपने बेस कैंप की तरफ लौट गई थी। घर में अब सिर्फ निशा और उसके पिता ही बचे थे और वहां एक बहुत ही सुकून भरी और प्यारी सी शांति छाई हुई थी। निशा ने अपनी वह भारी वर्दी उतार दी थी और अब वह फिर से एक साधारण सी दिखने वाली सलवार कमीज पहनकर अपने पिता के पास उनकी चारपाई पर आकर बैठ गई थी। रमाकांत ने अपनी बेटी के उस थके हुए लेकिन बहुत ही ज्यादा संतुष्ट चेहरे को देखा और उनके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने निशा के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा गर्व है कि मैंने एक ऐसी शेरनी को जन्म दिया है जो जुल्म के आगे कभी अपना सिर नहीं झुकाती है। आज तुमने मेरी उस सारी शिक्षा और मेरे उन सभी आदर्शों को पूरी तरह से सार्थक कर दिया है जो मैंने तुम्हें बचपन से सिखाए थे। तुम्हारा यह साहस हमेशा एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर रहेगा। निशा ने अपने पिता के माथे को चूमा और कहा कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कर्मों का ही एक बहुत ही सीधा और सच्चा फल है जो इंसान दूसरों की जिंदगी में कांटे बोता है, उसे कभी भी अपने रास्ते में फूल नहीं मिल सकते हैं। राजवीर ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं और भगवान ने उसे उसकी सजा देने के लिए
मुझे सिर्फ एक छोटा सा माध्यम बनाया था। यह कानून और यह देश हम सबका है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी ही है। आज की रात उनके लिए बहुत ही लंबी और गहरी थी। उस रात निशा ने बहुत ही गहरी और मीठी नींद का अनुभव किया, जो उसे बहुत महीनों बाद आखिरकार नसीब हुई थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और महसूस किया कि आज उसने अपनी मातृभूमि का कर्ज एक बहुत ही अलग और सच्चे तरीके से चुकाया है। आसमान की उन असीम ऊंचाइयों में उड़ने वाली वह जांबाज कैप्टन आज अपनी ही मिट्टी पर न्याय की एक बहुत ही बड़ी और शानदार जीत दर्ज कर चुकी थी। उसे पता था कि आने वाला कल एक बहुत ही नई और खूबसूरत सुबह लेकर आएगा। न्याय की यह जीत हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगी। अगली सुबह की किरणें उस छोटे से कस्बे के लिए एक नया और सुनहरा सवेरा लेकर आई थीं। हवाओं में एक अजीब सी ताजगी और आजादी की महक घुल चुकी थी। निशा सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और उसने अपने घर के आंगन में खड़े होकर उस उगते हुए सूरज को एक गहरी शांति के साथ देखा। आज उसके मन में कोई भी गुस्सा या भारीपन नहीं था। पिछले 2 दिनों का वह भयानक तूफान अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने महसूस किया कि सच की जीत हमेशा एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत करती है। उसने अपने पिता रमाकांत के लिए अपने हाथों से एक गर्म चाय बनाई और उनके कमरे में गई। रमाकांत अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे थे और उनके चेहरे का रंग भी लौट आया था। उनके माथे का घाव अब भरने लगा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके स्वाभिमान का वह गहरा घाव पूरी तरह से भर चुका था, जिसे राजवीर ने दिया था। उन्होंने निशा के हाथों से वह चाय का प्याला लिया और एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे अपना आशीर्वाद दिया। यह सुबह उनके लिए एक नया जीवन लेकर आई थी। दिन चढ़ने के साथ ही स्थानीय अखबारों और टीवी चैनलों पर कैप्टन निशा की बहादुरी और उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर राजवीर सिंह की गिरफ्तारी की खबरें पूरी तरह से छा गई थीं। अखबार के पहले पन्ने पर राजवीर की हथकड़ी लगी हुई वह खौफनाक और डरी हुई तस्वीर छपी थी, जो उसके अहंकार के टूटने का सबसे बड़ा सबूत थी। पूरे शहर में लोग चौराहों पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ निशा के उस अदम्य साहस और न्याय के लिए लड़ी गई उस ऐतिहासिक लड़ाई की ही चर्चा कर रहे थे। एक साधारण लड़की ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। दोपहर के समय उस जिले के पुलिस अधीक्षक का एक बहुत ही जरूरी फोन निशा के पास आया। उन्होंने निशा को सूचित किया कि राजवीर और उस बाहुबली नेता के बेटे के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और सख्त चार्जशीट अदालत में दायर कर दी गई है। उन दोनों पर हत्या के प्रयास, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और आम नागरिक को प्रताड़ित करने जैसी कई गंभीर और गैर जमानती धाराएं लगाई गई थीं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन दोनों की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। निशा ने इस खबर को सुनकर एक बहुत ही लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसने फोन पर ही पुलिस अधीक्षक का फिर से एक बार धन्यवाद किया और कहा कि अब उसे इस देश की न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। यह सिर्फ एक अपराधी की सजा नहीं थी, बल्कि यह उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, जो पैसे और ताकत के बल पर गरीबों का खून चूसता था। कर्म का वह भयानक चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका था और उन दोनों अपराधियों को उनके किए की सही सजा मिल रही थी। उसी दिन शाम को मोहल्ले के कुछ लोग रमाकांत से मिलने और उनका हालचाल पूछने के लिए उनके घर पर आए। वे सब वही लोग थे जो कभी उस थाने की तरफ देखने से भी बहुत ज्यादा डरते थे। आज उनकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास और एक निडर चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रमाकांत से कहा कि मास्टर जी, आपकी इस होनहार बेटी ने हमारे मन से उस खाकी वर्दी और ताकतवर नेताओं का वह सारा झूठा खौफ हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब हम भी अपने हकों के लिए लड़ना सीख गए हैं। रमाकांत ने बहुत ही गर्व के साथ उन सभी लोगों की बातों को सुना और कहा कि जब कोई समाज अपने अन्याय के खिलाफ चुप रहना छोड़ देता है, तो कोई भी भ्रष्ट इंसान उन पर राज नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों को समझाया
कि डर ही वह सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल ये जालिम लोग हम पर करते हैं। मेरी बेटी ने मुझे यह सिखाया है कि इंसानियत और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें अपने डर को खत्म करना ही पड़ता है। यह जीत हम सबकी जीत है और हमें इसे हमेशा के लिए बरकरार रखना होगा। अगले कुछ दिन बहुत ही शांति और सुकून के साथ गुजरे। निशा ने अपना पूरा समय अपने पिता की देखभाल और उनके साथ पुरानी यादें साझा करने में बिताया। उसने अपने बचपन की वे सारी कहानियां फिर से सुनी जब रमाकांत उसे साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे और रास्ते में उसे आसमान के तारों की कहानियां सुनाते थे। उन तारों तक पहुंचने का वह सपना जो रमाकांत ने अपनी बेटी की आंखों में बोया था, आज वह सपना एक बहुत ही शानदार और मजबूत हकीकत में बदल चुका था। घर में सिर्फ और सिर्फ प्यार का माहौल था। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब निशा की छुट्टी पूरी तरह से खत्म होने वाली थी और उसे वापस अपनी ड्यूटी पर अपनी वायुसेना की बेस में लौटना था। सुबह के वक्त उसने एक बार फिर से अपना वह भारी सूटकेस खोला और अपनी उस पवित्र और नीली वर्दी को बहुत ही सम्मान के साथ एक प्लास्टिक के कवर में पैक किया। वह वर्दी जो न्याय और शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुकी थी, अब वापस अपने उसी पुराने सूटकेस में बंद हो रही थी, लेकिन उसका वह प्रभाव हमेशा के लिए अमर हो चुका था। निशा ने फिर से अपनी वही पुरानी और साधारण सी सलवार कमीज पहन ली। उसने आईने में अपने आप को देखा और मुस्कुराई। वह जानती थी कि कपड़े इंसान की असली पहचान कभी नहीं होते हैं। असली पहचान तो इंसान की आत्मा, उसके कर्मों और उसके सिद्धांतों में बसती है। चाहे वह एक कैप्टन की वर्दी पहने हो या एक साधारण सी सलवार कमीज, उसके अंदर की वह शेरनी हमेशा जिंदा रहेगी। बाहरी दुनिया के लिए वह भले ही बदल जाए, लेकिन अंदर से वह हमेशा न्याय और सच्चाई की रक्षा करने वाली एक सच्ची और बहादुर सैनिक ही रहेगी। घर के आंगन में रमाकांत एक कुर्सी पर बैठे हुए अपनी बेटी को तैयार होते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में आज कोई दुख या लाचारी नहीं थी, बल्कि आज वहां सिर्फ और सिर्फ विदाई का एक मीठा सा दर्द और बहुत सारा गर्व था। निशा अपना सूटकेस लेकर बाहर आई और उसने अपने पिता के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। रमाकांत ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी के सिर को सहलाया और उसे बहुत सारी दुआएं दी। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम आसमान की उन ऊंचाइयों में उड़ने के लिए ही इस दुनिया में बनी हो। रमाकांत ने आगे कहा कि मुझे हमेशा इस बात का बहुत ज्यादा गर्व रहेगा कि मेरी बेटी ने सिर्फ आसमान की सीमाओं की ही रक्षा नहीं की, बल्कि उसने जमीन पर रहने वाले बेगुनाहों के स्वाभिमान की भी पूरी तरह से रक्षा की है। तुम जहां भी रहो, हमेशा इसी तरह सच्चाई और न्याय के रास्ते पर बेखौफ होकर चलती रहना। निशा की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह उनके दिए हुए इन संस्कारों को अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलेगी और हमेशा एक सच्ची और बहादुर इंसान बनकर जिएगी। घर से बाहर निकलते ही मोहल्ले के सारे लोग कैप्टन निशा को विदा करने के लिए वहां सड़क पर बहुत ही प्यार के साथ जमा हो गए थे। सभी के हाथों में फूल और मिठाइयां थीं। वे सब अपनी इस महान बेटी को एक बहुत ही शानदार और यादगार विदाई देना चाहते थे। निशा ने मुस्कुराते हुए सभी से मुलाकात की और बच्चों को प्यार से गले लगाया। उसने गांव की युवा लड़कियों को बहुत ही खास संदेश दिया कि वे कभी भी किसी से न डरें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा बहुत कड़ी मेहनत करें। रेलवे स्टेशन का वह रास्ता आज निशा को बहुत ही अलग और खूबसूरत लग रहा था। कुछ दिनों पहले जब वह इसी रास्ते से अपने घर लौट रही थी, तो उसके मन में एक बहुत ही भारी उदासी और एक अनजाना सा डर छाया हुआ था। लेकिन आज उसी रास्ते पर चलते हुए उसके कदमों में एक गजब का आत्मविश्वास और बहुत ज्यादा हल्कापन था। हवाएं भी जैसे उसके इस अदम्य साहस को बहुत ही प्यार से सलाम कर रही थीं। शहर के उस पुराने रेलवे स्टेशन पर आज कोई भी खौफनाक या डरावना सन्नाटा बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। स्टेशन पर पहुंचकर निशा ने
अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए उस पूरे सफर के बारे में बहुत ही गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ लड़ाइयां हम खुद नहीं चुनते हैं, बल्कि नियति हमें उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए खुद चुनती है। राजवीर और उस नेता के बेटे के अहंकार ने उन्हें खुद उनके विनाश की तरफ धकेल दिया था। यह पूरी घटना भारतीय समाज में मौजूद उस बड़ी खाई को भी दर्शाती है, जहां ताकतवर लोग हमेशा कमजोरों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्याय की ताकत हमेशा सबसे बड़ी और मजबूत होती है। दूर से ट्रेन की वह तेज सीटी सुनाई दी और कुछ ही पलों में वह भारी पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत ही जोर से रुक गई। निशा ने अपना वह सूटकेस उठाया और बहुत ही शान के साथ ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गई। उसने अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखा, जहां उसके पिता रमाकांत दूर खड़े होकर अपने हाथ को धीरे धीरे हिला रहे थे। निशा ने भी उन्हें अपना हाथ हिलाकर अंतिम विदाई दी। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी और वह छोटा सा कस्बा बहुत तेजी से पीछे की तरफ छूटने लगा था। ट्रेन की खिड़की से आती हुई तेज हवाएं निशा के बालों को बहुत ही प्यार से सहला रही थीं। वह अपनी आंखें बंद करके आसमान के उस विशाल नीले रंग के बारे में सोचने लगी, जो उसकी असली और सबसे खूबसूरत मंजिल थी। वह फिर से अपने उन बादलों के बीच जाने वाली थी, जहां कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी झूठा अहंकार और कोई भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं होता है। वहां सिर्फ और सिर्फ उसकी वह उड़ान और उसका वह अटूट साहस होता है। वह जमीन की एक सफल जंग जीतकर वापस अपने उस प्यारे आसमान की ओर लौट रही थी। यह कहानी सिर्फ कैप्टन निशा और इंस्पेक्टर राजवीर के बीच की एक छोटी सी लड़ाई नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक संदेश है उस पूरे समाज के लिए, जहां लोग एक दूसरे को उनके कपड़ों और उनकी गरीबी से आंकने की भयानक गलती करते हैं। ताकत और पद का वह झूठा नशा हमेशा इंसान को उसके सबसे बुरे पतन की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के लिए लड़ी गई लड़ाई हमेशा इंसान को हमेशा के लिए अमर बना देती है। कर्म का वह सिद्धांत हमेशा अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता है। जब भी इंसानियत पर कोई भी बड़ा खतरा मंडराता है, तो कोई ना कोई निशा शर्मा बनकर इस समाज में जरूर जन्म लेती है, जो अपने अदम्य साहस और अपनी बेखौफ आवाज से सारे राक्षसों का विनाश कर देती है। उसकी वह नीली वर्दी और उसका वह निडर चेहरा हमेशा उन सभी मजलूमों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना रहेगा, जो आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना की यह महान बेटी आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही थी, और इस तरह एक आम सी दिखने वाली लड़की ने एक असाधारण इतिहास रच दिया। ट्रेन अब शहर की सीमाओं को पार करके बहुत ही तेज रफ्तार से खुले खेतों और हरे भरे मैदानों के बीच से गुजर रही थी। निशा का वह सफर, जो एक गहरे दुख और बहुत बड़े अपमान से शुरू हुआ था, आज एक बहुत ही शानदार जीत और गर्व पर आकर खत्म हुआ था। सूरज पूरी तरह से ढलने लगा था और आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत लालिमा छा गई थी। वह लालिमा निशा के उस मजबूत हौसले की तरह थी, जो कभी भी मिट नहीं सकता। कैप्टन निशा शर्मा अब अपनी अगली और एक नई उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस घटना के कई महीनों बाद भी उस शहर के लोग कैप्टन निशा के उस खौफनाक और अजय रूप को कभी नहीं भूल पाए थे। जब भी कोई नया पुलिस अधिकारी उस थाने में काम करने के लिए आता था, तो उसे सबसे पहले इंस्पेक्टर राजवीर के उस डरावने हश्र की कहानी बहुत ही विस्तार से सुनाई जाती थी। वह कहानी उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी थी कि वे कभी भी अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी गरीब या बेगुनाह इंसान पर अत्याचार करने की भूल न करें। खौफ अब खत्म हो चुका था। रमाकांत शर्मा अब गांव के एक बहुत ही सम्मानित और बड़े बुजुर्ग बन चुके थे। लोग अक्सर उनके पास आकर न्याय और धर्म की बातें करते थे और उनसे बहुत ही अच्छी सलाह लिया करते थे। रमाकांत उन्हें हमेशा यही सिखाते थे कि इंसान को कभी भी अन्याय के सामने अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए।
क्योंकि जो लोग जुल्म सहते हैं वे जुल्म करने वालों से भी ज्यादा बड़े गुनहगार होते हैं। उनका वह आंगन अब गांव वालों के लिए एक बहुत ही पवित्र और सच्चा चौपाल बन चुका था, जहां सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की ही बात होती थी। और दूसरी तरफ देश की उन मजबूत सीमाओं पर कैप्टन निशा अपने लड़ाकू विमान में बैठकर हवाओं से बातें कर रही थी। जब भी वह आसमान से नीचे उस खूबसूरत और विशाल जमीन को देखती थी, तो उसे अपने पिता का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही साफ नजर आता था। वह जानती थी कि उसका यह संघर्ष अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो बस एक बहुत ही नई शुरुआत है। वह अपनी आखिरी सांस तक देश के बाहर के और देश के अंदर के सभी दुश्मनों से इसी तरह बेखौफ होकर लड़ती रहेगी।